हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प करने की नीति। यह नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की विस्तारवादी नीति थी। जिस प्रकार से सहायक संधि का नाम अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के नाम से जुड़ी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति, राजनीति की स्थिति वही हो गई थी जो मुगल साम्राज्य की 16वीं शताब्दी के अंत में थी। अर्थात वह भारत में एक सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो चुका था। और डलहौजी जब भारत गवर्नर जनरल होकर के 1848 में आया और इसका कार्यकाल 1856 तक था। डलहौजी की यह मान्यता थी कि किसी भी प्रकार से भारत में अगर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है तो वह विस्तार किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से जिस तरह से भी राजस्व प्राप्त होता है उस तरह के अवसर को उन अवसरों का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। उसकी और भारत में जो उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा वह आउटराइट वार्स भी उसने किया, जैसे कि अवध का अगर हम उदाहरण लें तो अवध के प्रति उसकी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हट करके थी और बर्मा के साथ उसके कार्यकाल में लड़ाई देखी। तो हम लोग अभी यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अपने आप को कन्फाइन करते हैं और अब इस पर हम लोग आगे बढ़ें। उससे पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। चलिए हम लोग वीडियो को आगे जारी रखते हैं। तो मैं बता रहा था कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई, अर्थात हड़प की नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने ये विश्लेषण किया था कि भारत में 3 प्रकार के राज्य थे 19वीं सदी के मध्य में, और इसी के आधार पर उसने अपनी एक धारणा बनाई थी और उसका यह कहना था कि उसका यह विचार था कि भारत में जो दिखावे वाले राज्य हैं या फिर वैसी शक्तियाँ जो कृत्रिम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही हैं, उनको इस तरह से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर ब्रिटिशर्स को अपनी सत्ता को स्थापित सीधे तौर पर करना चाहिए। उसका तर्क बिल्कुल सीधा था। वह चाहता था कि कोई भी किसी भी तरह का कि अगर मुगल सॉवरेंटी या मुगल शासन की अगर नाम की भी सत्ता अगर दिख रही है तो उसको हटाया जाना चाहिए और वैसे देशी राज्य जो अपने आप को मुगलों का वंशज या मुगलों से किसी भी तरह का नाता रखते हों उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाना चाहिए। भारत में देशी राज्यों का विश्लेषण करते हुए डलहौजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भारत में उस समय हिंदू राज्य 3 प्रकार के थे। पहला तो वे राज्य थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार का ट्रिब्यूट नहीं देते थे और न ही वे ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ थे। दूसरे वे हिंदू राज्य थे जो कि प्रतिवर्ष अंग्रेजों को ट्रिब्यूट दिया करते थे और साथ ही साथ वह उनके अधीनस्थ थे। और अर्थात वे लोग ऐसे राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सुपीरियर मानते थे, अपना पैरामाउंट पावर के रूप में उसे देखते थे। और तीसरा वैसे राज्य थे जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था या उसे पुनर्जीवित किया था अपने ग्रांट के द्वारा। इन राज्यों का विश्लेषण करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जो पहले वर्ग के राज्य थे उस पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन क्लास 2 और क्लास 3 के जो हिंदू स्टेट्स थे ऐसे राज्यों में अगर जो प्राकृतिक उत्तराधिकारी हैं अगर वे नहीं होते हैं और तो वैसे राज्य कंपनी के साम्राज्य का अंग बन जाएंगे और इन राज्यों को
किसी भी तरह से दत्तक पुत्र अपनाने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे कोई भी अगर क्लास दूसरे वर्ग के राज्य यदि दत्तक पुत्र अपनाना चाहते हैं, दत्तक पुत्र रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से कंपनी की स्वीकृति जरूरी होगी। डलहौजी ने इस बात को माना कि पहले कैटेगरी के जो स्टेट थे वे दत्तक पुत्र रख सकते थे और वहाँ पर वे लोग ऐसे पुत्र जो हैं शासन पर ये शासक बन सकते थे। लेकिन उसने एक अंतर बनाया निजी संपत्ति और रॉयल गद्दी के बीच में, अर्थात राजकीय सत्ता के बीच में। राजकीय सत्ता के संदर्भ में उसका यह मानना था कि जब तक पैरामाउंट पावर की स्वीकृति नहीं होती है तब तक वैसे राज्य अपने दत्तक पुत्र को शासन की सत्ता नहीं सौंप सकते हैं, अर्थात वह उत्तराधिकार नहीं हो सकता है। पैरामाउंट पावर ऐसे केस में अगर कंपनी के पास इस तरह का कोई अनुरोध आता है तो वह उस ऐसे अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है। और ऐसे राज्य जो थे वो क्लास 2 और क्लास 3 के जो हिंदू स्टेट्स जिसका वर्गीकरण डलहौजी ने किया था, ऐसे राज्य को अपना दत्तक पुत्र बनाने के पूर्व उसे कंपनी की स्वीकृति लेनी होती थी। अगर कंपनी इनकार कर देता था इस तरह की स्वीकृति देने से तो ऐसे राज्य कंपनी का हिस्सा हो जाते थे। डलहौजी का यह मानना था कि या कह लीजिए कि तर्क था कि जो लोग देते हैं वे उसे वापस भी ले सकते हैं। लेकिन डलहौजी ने जैसे कि हम लोगों ने देखा था सब्सिडियरी अलायंस के संबंध में कि वेलेस्ली ही एकमात्र सब्सिडियरी अलायंस का ऑथर नहीं था, वह एक क्रमिक विकास का परिणाम था। उसी प्रकार डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था या हड़प की नीति थी, वह भी डलहौजी ने पूरी तरह से उसका आविष्कार नहीं किया था, क्योंकि 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अगर कोई लीनियर सक्सेसर अगर उत्तराधिकार किसी राज्य में नहीं है तो उस केस में बच्चे को गोद लेने की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ली जानी चाहिए। और ये गोद लेने की प्रथा जो है वह अपवाद होना चाहिए, न कि नियम होना चाहिए कि और जब भी यह अपवाद स्वरूप इसको कंपनी स्वीकार करती है गोद लेने की प्रथा को, तो यह एक स्पेशल फेवर की तरह देखा जाना चाहिए। उसी प्रकार से 1841 में गृह सरकार ने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने का निर्देश गवर्नर जनरल को दिया था, जिससे कि इस संबंध में एक बिल्कुल एक जैसी नीति कंपनी की हो, जहाँ की प्राकृतिक उत्तराधिकार जिस राज्य में ना हो उस पर बिल्कुल एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, जिससे कि वहाँ के राज्य किसी भी प्रकार से शासन की अभाव से वे लोग सफर ना करें। इसी नीति का अनुसरण करते हुए मांडवी राज्य को 1839 में कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसी प्रकार से 1840 में कोलाबा एंड जालौन को भी कंपनी ने ऐसे भी अपने अधिकार में ले लिया था। और साथ ही साथ जो नाम की जो सत्ता थी सूरत के नवाब की, वह भी 1842 में समाप्त कर दी गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो कि डलहौजी ने औपचारिक रूप से जिसकी शुरुआत की, वह पहले से भी यह लागू किया जा रहा था कुछ स्टेट्स के संदर्भ में, लेकिन डलहौजी का इसमें एक विशेष कंट्रीब्यूशन था, विशेष योगदान था, क्योंकि उसने सभी राज्यों के साथ इस तरह की पॉलिसी अपनाई जहाँ की प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं थे। मिस्टर इंस ने इस संदर्भ में सही कहा है कि डलहौजी के जो पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल थे वे लोग इस सिद्धांत पर काम कर रहे थे कि अगर राज्यों को अब कंपनी के साम्राज्य में अगर नहीं मिलाया जा सकता है तो उसे ना मिलाया जाए। प्रिंसिपल अवॉइडिंग एनेक्सेशन इफ इट कुड बी अवॉइडेड, अगर अवॉइड किया जा सकता है तो उसको अवॉइड किया जाए एनेक्सेशन।
दूसरी ओर डलहौजी ने इस सिद्धांत पर काम किया कि यदि किसी राज्य को कंपनी के साम्राज्य में मिलाया जा सकता है तो उसको बिल्कुल ही वैध तरीके से कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया जाए। गवर्नर जनरल ने कंपनी के ऊपर निर्भर रहने वाले राज्य के रूप में देखा तथा कुछ को अधीनस्थ राज्य के रूप में देखा, जो जिनकी सुरक्षा कंपनी के पास थी। लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट के बीच जो लाइन डिमार्केट करता था वो बहुत ही थिन था, बहुत ही पतली लाइन थी। इसलिए हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके कुछ निर्णयों को वापस भी किया था, जैसे कि करौली के संदर्भ में, जिसको कि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करते हुए उसे कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया था, लेकिन उसे वापस कर देने का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्देश दिया था। जो राज्य हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिनका कंपनी ने अधिग्रहण किया था वे थे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये राज्य जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत कंपनी के द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। सतारा पहला राज्य था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उसका कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। 1848 में सतारा का राजा अप्पा साहब की मृत्यु हो गई थी और उसके कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं थे, उसके कोई पुत्र नहीं था। लेकिन अपनी मृत्यु के थोड़े ही दिन पहले उसने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व में इसकी सहमति नहीं ली थी। इसलिए यह राज्य सतारा जो है कंपनी के साम्राज्य में इसका विलय किया गया। सतारा राज्य को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सतारा राज्य के में प्रताप सिंह को सबसे पहले गद्दी पर बैठाया था और 1839 में प्रताप सिंह को गद्दी से हटा करके खुद वहाँ का राजा बना था अप्पा साहब। बॉम्बे काउंसिल जो कि जिसका नेतृत्व सर जॉर्ज क्लर्क कर रहे थे, उन्होंने यह परामर्श दिया था डलहौजी को कि सतारा का विलय कंपनी में नहीं किया जाए, लेकिन डलहौजी ने इसे डिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी की कैटेगरी में रखा और इसे कंपनी में इसका विलय कंपनी में करा लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर अपनी सहमति भी दी, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में जोसेफ ह्यूम ने इस लॉर्ड डलहौजी की इस एनेक्सेशन को कहा कि यह अधिकार के ऊपर शक्ति की विजय है। लेकिन इसके बाद भी हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस विलय को अपनी स्वीकृति दे दी। संबलपुर में 1849 में जब वहाँ का राजा नारायण सिंह बिना किसी प्राकृतिक पुत्र के जब उसकी मृत्यु हो गई तो 1849 में इसका विलय कंपनी के साम्राज्य में हो गया। उसी प्रकार जब झांसी का राजा जो कि पेशवा का सामंत हुआ करता था, डलहौजी के समय वहाँ का राजा राव रामचंद्र था, उसने जब उसकी मृत्यु हो गई 1835 में और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके दादा रघुनाथ राव को यह अधिकार दिया कि वह वहाँ का झांसी का शासक हो। लेकिन ये वृद्ध राजा थोड़े वर्षों के बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद गंगाधर राव 1838 में झांसी का राजा बना। नवंबर 1853 में गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई और उसके पास पुत्र नहीं था जो कि उत्तराधिकार होता झांसी का। इसलिए झांसी को भी कंपनी के साम्राज्य में उसका भी विलय कर लिया गया और जो दत्तक पुत्र थे उसके दावे को नहीं माना गया। इसी प्रकार नागपुर जो कि 80,000 स्क्वायर माइल में फैला हुआ एक मराठा राज्य था, जहां पर 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भोसले के वंशज रघुजी III को राजा के रूप में मान्यता दी थी और वहां पर जो वहां का ब्रिटिश रेजिडेंट सर रिचर्ड जेनकिंस 1830 तक रघुजी III का एक रीजेंट की तरह कार्य करता रहा और जब वह बालिग हो गया तो 1830 में सत्ता को हस्तांतरित कर दी गई थी। रघुजी III की मृत्यु 1853 में हुई, लेकिन उसका कोई भी पुत्र नहीं था जो कि वहाँ का
शासक होता, नागपुर का शासक होता, रानी का एक पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में लेने का दावा कंपनी ने अमान्य कर दिया और नागपुर जो है कंपनी के साम्राज्य में तो उसका विलय हो गया। इसके बाद नागपुर के पैलेस में लूट खसोट हुआ। जेवर और फर्नीचर जो भोसले पैलेस में थे उसका नीलाम कर दिया गया और कुल मिलाकर के 2 लाख पाउंड इस तरह से कंपनी को प्राप्त हुए। अब हम लोग ये देखेंगे कि आलोचक इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति पर उनका क्या विचार था। तो सबसे पहले तो यह कहा गया कि जब भी ब्रिटिश साम्राज्य का जब एक्सपेंशन हो रहा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह आश्वासन समय समय पर दिया था कि हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उनकी जो भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। और इसी में जो राइट ऑफ अडॉप्शन अर्थात दत्तक पुत्र लेने की जो प्रथा है, यह एक बहुत ही बड़ा धार्मिक संस्कार हिंदुओं में होता था और इस पर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा यह त्योहार की तरह था। मुगल्स और पेशवा के दौर में यह दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को मान्यता दी जाती रही और इसके बदले कुछ नजराना या सक्सेशन ड्यूटी देना पड़ता था। लॉर्ड डलहौजी ने इसको मुख्य प्राय हो गया था, लेकिन इसको अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए उसने इसका उपयोग किया। हड़प की नीति टैक्सेशन की तरह चार्ल्स फर्स्ट के टैक्सेशन की नीति की तरह ही थी और सामंतवादी इसका स्वरूप था और इसके राज्यों में लूट खसोट की ही प्रवृत्ति बढ़ी और इसको एक नीतिगत फैसले को जिसको ढकने का प्रयास किया गया। फिर ये जो लाइन जो अलग करता था एक डिपेंडेंट स्टेट और प्रोटेक्टेड अलाई को, वो बड़ा ही पतली रेखा थी और जो आगे कभी कभी बिल्कुल वो मिट जाती थी, ब्लर्ड हो जाती थी कि व्याख्या अगर कोई विवादास्पद व्याख्या होती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्णय होता था वह फाइनल होता था, वो उसको मानना सभी को बाध्य था। उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जब इस पर अपना कोई मत देता था तो वह अंतिम होता था, वह निर्णय अंतिम होता था। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था जहाँ की इम्पार्शियल बिना किसी पक्षपात के निर्णय की आशा की जा सकती थी। लॉर्ड डलहौजी ने जो उस समय तक जो भी प्रेसिडेंट सेट हुए थे उसको दरकिनार करते हुए वह उसका जो एकमात्र तत्व जिससे वह गाइड हो रहा था वह था साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी उसकी जो दृष्टिकोण थी उसी के अनुसार वह कार्य कर रहा था। लियो वार्नर ने भी इस बात को सतारा और नागपुर के संदर्भ में स्वीकार किया है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ने ही नागपुर और सतारा को कंपनी में विलय कराने में उसका जो है बहुत बड़ा हाथ था। नागपुर सतारा ये बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे और कलकत्ता के लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में थे, अतः इसके ऊपर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण कंपनी के लिए अंग्रेजों के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि डिमार्केशन जो है इंडिपेंडेंट स्टेट और प्रोटेक्टेड स्टेट में बहुत ही थिन था, बहुत ही पतली रेखा थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती थी। इसलिए जब करौली को डलहौजी ने कंपनी के साम्राज्य में उसका विलय किया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जब इसको गलत माना और अपना जो सैंक्शन अपनी स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने कहा कि यह एक प्रोटेक्टेड स्टेट है न कि डिपेंडेंट स्टेट है, यह कंपनी की सुरक्षा के द्वारा सुरक्षित स्टेट है और यह कंपनी के ऊपर निर्भर राज्य नहीं है। अतः इसे करौली के राजा को वापस कर दिया गया। उसी प्रकार भगत और उदयपुर को भी लॉर्ड कैनिंग के समय में उनके राजाओं को वापस कर दिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं
कि डलहौजी जो है एक बिल्कुल घोर साम्राज्यवादी था। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति को जहां भी हो सकता था प्रत्येक केस में उसको लागू करने का प्रयास किया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो। वहाँ जहाँ की यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था, जैसे कि अवध में, उसने अवध को कंपनी में विलय इस आधार पर किया कि वहाँ पर कुशासन और भ्रष्टाचार था। देशी राज्य के राजा ये समझ रहे थे कि उनके राज्यों का विलय कंपनी में इसलिए नहीं हो रहा है कि वे लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, बल्कि यह इसलिए हो रहा है कि उनके पार्ट में अर्थात ईस्ट इंडिया के पार्ट में सारे नैतिकता का बोध चूंकि खत्म हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसीलिए उनके राज्यों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। वास्तव में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साम्राज्यवादी नीति का ही एक अंग था डलहौजी का। वह जो पुराने सिद्धांत हैं माइट इज राइट अर्थात शक्ति ही अधिकार है, उस पर ही आधारित प्रतीत होता था। इस प्रकार से मैं इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसके बाद मैं दूसरे विषय पर वीडियो लेकर के आपके समक्ष जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।